नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक नजर आई। संक्रमण की रफ्तार ऐसी रही कि आंकड़े डराने लगे, लेकिन इस संकट की घड़ी में लोगों को वैक्सीनेशन की बात परेशान कर रही है। वैक्सीनेशन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसे लेकर आज भी लोग कंफ्यूज हैं। कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं, क्या ये सुरक्षित है या नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल हमने देखा कि हमारे बीच में निकलते रहते हैं। तो इन तमाम बातों पर चर्चा आज हम करेंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और वैक्सीनेशन को लेकर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सर्वेश मारू, जनरल फिजिशियन। डॉक्टर सर्वेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर्वेश, जब कोरोना की पहली बात सामने आई थी, जब कोरोना महामारी का पहला दौर हमने देखा था, तो उस समय सभी ने ये मांग की थी, सभी प्रार्थना कर रहे थे कि बहुत जल्दी टीका आ जाना चाहिए और टीका से हमारी जान बच सकती है। तो वास्तव में जो ये टीका होता है, टीकाकरण होता है, ये क्या होता है और किस तरीके से व्यक्ति को सुरक्षित करता है? शुरुआत यहीं से करें। ये टीकाकरण, कोई भी वैक्सीन अगर किसी बीमारी के लिए बनता है तो ये टीका जब हमें लगता है तो हमारी बॉडी इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और जब हम इस वायरस से या किसी भी जिस भी बीमारी के लिए टीका लगा है उस वायरस से एक्सपोज होते हैं, तो जो एंटीबॉडीज हमारे अंदर प्रोड्यूस हुई है वो इस वायरस को फर्स्ट स्टेज पे ही डिस्ट्रॉय कर देगी और बीमारी को बढ़ने नहीं देगी। इस तरह से ये टीकाकरण वर्क करता है और इसीलिए आवश्यक भी है। डॉक्टर सर्वेश, चूंकि जब टीकाकरण वैक्सीन शुरू हुआ तो लोगों के बीच में इस तरीके से भ्रांतियां भी फैली कि इतनी जल्दी जो टीका बनकर आ रहा है वो सेफ नहीं होगा, इसे नहीं लगवाना चाहिए, लगवाने के बाद भी तो हो ही रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल और खुद का जवाब देना हमने देखा कि समाज में ये देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि अगर जल्दी वैक्सीन आ गई तो क्या वो कारगर नहीं होती? लोगों के इस भ्रम को हमें दूर करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात है, लोगों के मन में विचार आना भी जायज़ है, क्योंकि अब तक पहले जितनी भी बीमारियां हुई है इस प्रकार की महामारी, उनके टीके कई सालों में बन के आए हैं, 10 साल 20 साल। पर चूंकि ये इस बीमारी से पूरा वर्ल्ड ग्लोबली हर आदमी ग्रसित हुआ है, तो इसकी वजह से इस टीकाकरण की सारी प्रक्रिया को बहुत फास्ट किया गया है। रिसर्च भी बहुत तेज़ी से की गई है। जितने भी रिसोर्सेज थे अवेलेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी इस बीमारी के लिए लगा दिए गए। और साथ में किसी भी वैक्सीन को जब अनुमति दी जाती है तो उसमें काफ़ी समय जाता है, वो अनुमति की प्रक्रिया भी काफ़ी फास्ट की गई, इसलिए इसका बीमारी का वैक्सीन काफ़ी जल्दी लॉन्च हो गया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी और भी कंपनियां थी जो टीका बनाने के लिए अप्लाई किया था, पर जिनमें खामियां मिली उनको नहीं अनुमति दी गई। कुछ ही कंपनियों को इसकी अनुमति दी गई जिसमें अप टू द मार्क सब चीज़ें थी। ठीक है। चूंकि पहली लहर के बाद दूसरी लहर की भी हमने महामारी देखी, बहुत तेजी से लोगों की जान गई। ऐसे समय में अब लोगों में जागरूकता आई है, अब वो टीका लगवाना चाह रहे हैं। क्यों जरूरी है टीका लगवाना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए? टीकाकरण इस बीमारी से लड़ने के लिए सिर्फ ये वैक्सीन ही हमारे पास सॉल्यूशन है। इस वैक्सीन को जितना जल्दी हम पूरे ऑल ओवर द इंडिया या जितनी ज़्यादा जनसंख्या को लगा पाएंगे, उतनी जल्दी इस बीमारी का फैलने का खतरा रुकेगा, उतनी जल्दी हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे, उतनी जल्दी हम वापस से पहले जैसी ज़िंदगी जिया करते थे उस माहौल में वापस आ पाएंगे। ये टीका ही इस बीमारी को रोकने का उपाय है, इसलिए हर आदमी को ये टीकाकरण लगवाना ही चाहिए। बिल्कुल। अब वैक्सीन, डॉक्टर साहब, ज़रूरत क्यों है वो आपने बताया। अब जो वैक्सीन है, कुछ वैक्सीन है जो 2 डोज में लग रही है, अंतर भी दोनों में अलग अलग है। अब हम ये देख रहे हैं कि स्पुतनिक भी आ रही है जो कि सिंगल डोज में भी होगी, तो इसको लेकर भी सवाल है। क्या दोनों डोज ज़रूरी होता है या एक डोज लगवा लिया व्यक्ति वो काफ़ी होता है? नहीं, ये वैक्सीन काफ़ी रिसर्च के बाद निकाली जाती है, तो जिस वैक्सीन के 2 डोज बताए गए हैं, दोनों डोज लगवाना आवश्यक है। दोनों डोज लगने के बाद ही हमारी इम्यूनिटी उस स्तर पर पहुंचेगी कि वो बीमारी से लड़ पाए या बीमारी को होने से रोक पाए। और जो वैक्सीन में सिंगल डोज की अगर कोई आती है तो वो सिंगल सफिशिएंट होती है। ये सब रिसर्च के बाद ही आता है। अगर 2 डोज लगाने का किसी में कहा गया है तो 2 ही लगवाने चाहिए, एक में उतनी इम्यूनिटी हमारी प्रोड्यूस नहीं होगी। जी, पहली वैक्सीन लगाने के बाद में जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन है और यही सबसे ज़्यादा लोगों को लग भी रही है।
लोगों में ये भी सवाल है कि क्या पहली अगर कोविशील्ड लग गई है तो दूसरी भी कोविशील्ड ही लगेगी, या इसमें भी आगे चलकर बदलाव किया जा सकता है? नहीं, अगर किसी को कोविशील्ड लगा है पहले तो उसको दूसरी वैक्सीन भी कोविशील्ड ही लगवानी चाहिए, कोई और वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। उसके दो कारण होते हैं। एक तो पहले से अगर कोई दूसरा वैक्सीन लगा है, हम कोई नया वैक्सीन लगाएंगे, उसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई रिएक्शन हो सकता है। इसकी वैसे तो संभावना कम है, पर हो सकता है। और दूसरा कारण है कि अगर हम सेम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो जो दूसरे टीके के बाद हमारी इम्यूनिटी जिस स्तर पर पहुंचनी चाहिए थी, वो एंटीबॉडी का स्तर उतना नहीं बनेगा, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। इसलिए दोनों वैक्सीन सेम ही होनी चाहिए। ठीक है। अलग अलग वैक्सीन में कुछ परसेंट के हिसाब से एफिकेसी देखी जा रही है कि किसमें कितना परसेंट ये बीमारी को रोकने की क्षमता है। क्या ऐसा है डॉक्टर साहब कि कोविशील्ड को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छी है, या कोवैक्सीन को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी है? क्या इसमें कुछ परसेंटेज के आधार पर ये काम करती है वैक्सीन? हाँ, इसमें थोड़ा फर्क होता है। जैसे कि कोविशील्ड जो है वो लगभग 70% इफेक्टिव है। 70% लोगों को ये बीमारी को नहीं होने देगी 100 में से। और उसी तरह जो कोवैक्सीन है वो 80% इफेक्टिव है। और जो स्पुतनिक का जो अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, उसका ऐसा कहा जा रहा है कि 90% तक ये इफेक्टिव है। वैक्सीन लगवाने से पहले हमें लगता है कि आप थोड़ी सी जानकारी वैक्सीनेशन को लेकर हमें चर्चा करनी चाहिए कि वैक्सीन अगर हम लगवाने जा रहे हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? वैक्सीन लगवाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप सुबह सुबह वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं पहले स्लॉट में, तो आप रात को अच्छी नींद लेके जाएं प्रॉपर। दूसरा, हमें पहले अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई पेन किलर्स आप ले रहे हैं तो अगर आवश्यक ना हो तो उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। जी, वैक्सीन लगवाने के बाद ये देखा गया कि कुछ लोगों को तो इस पे बुखार नहीं आया, कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों को अलग अलग सिम्टम्स आए। किसी को काफ़ी तेज़ बुखार आया, मेडिसिन लेनी पड़ी। किसी को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, पैर में दर्द, सिर में दर्द, वॉमिटिंग, इस तरीके की चीज़ें सामने आई। उसकी वजह से लोगों में एक डर है और वो दोबारा वैक्सीन लगाने से बचना चाह रहे हैं। इसके बारे में समझाइए कि ये लक्षण क्यों ज़रूरी हैं और क्यों आते हैं? ये सब कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। जब भी कोई वैक्सीन हमें लगती है, चाहे हम बच्चों में भी जब टीकाकरण करवाते हैं तो उन्हें हल्का फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें कॉमन है किसी भी वैक्सीन के लगने के बाद। ये इसलिए होता है कि हमारी बॉडी जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, जब वायरस की जो वैक्सीन हमारी बॉडी में जाती है, तो उसके अगेंस्ट में रिएक्शन होकर ये कुछ सिम्टम्स हमें आ सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए, और मैक्सिमम 3 दिन तक आ सकते हैं। और अगर ये आ रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसे कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। हल्का फीवर या इंजेक्शन जहाँ पे लगा है आर्म पे, वहाँ पे स्वेलिंग या पेन होना, ये सब कॉमन चीज़ें हैं वैक्सीन लगने के बाद। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह करके पेन किलर्स ले सकते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। और अगर 2-3 दिन में ये रिजॉल्व नहीं होते हैं तो फिर वापस से अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। ठीक है। कुछ गंभीर बीमारियों के लिए भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आजकल हमें देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के हैं, डेली मेडिसिन चल रही है, शुगर के पेशेंट हैं, या कुछ और भी गंभीर बीमारियां हैं, तो क्या उन मरीजों में भी वैक्सीनेशन किया जा सकेगा? हाँ जी, बिल्कुल। सभी बीमारियों में ये वैक्सीन सेफ है। इवन कार्डियक पेशेंट जो है उनमें, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज है उनमें, या कोई कैंसर से पीड़ित भी है उसमें भी ये वैक्सीन लगाया जा सकता है। ठीक है। वैक्सीन लगाने के बाद कई लोगों को ये भी कहना था, ये भी सुनने में मिला कि भाई हम अच्छे भले थे, लेकिन जब हमने वैक्सीन लगाई तो हमें कोविड हो गया। क्या ऐसा संभव है? नहीं, जो वैक्सीन लगाई जाती है उसमें डीएक्टिवेटेड या फिर हम बोले कि डेड वायरस होता है। वो डेड वायरस कोविड कराने की कैपेसिटी नहीं रखता है। उसके अगेंस्ट में सिर्फ एंटीबॉडी हमारी बन सकती है, कोविड होना संभव नहीं है। या फिर अगर कोई ऐसा कहता है, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद हमारा कोविड पॉजिटिव आ गया, सिम्टम नहीं आया पर कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, ये भी संभव नहीं है। कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित है ये। और इस तरीके की जो भ्रांति है इसको दूर करना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमने देखा कि शहर की बात तो अलग है, लेकिन गांव में अभी भी जो लोग हैं वो या तो वैक्सीन लगवाना नहीं चाह रहे, या अगर एक बार लग गई है तो दोबारा भी आना नहीं चाह रहे हैं। इस पर भी हम जागरूकता के लिए चर्चा करेंगे। तो सर्वेश, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी आया कि जिन लोगों ने 2 डोज कंप्लीट कर लिए,
बकायदा उन लोगों ने गाइडलाइन का भी पालन किया, लेकिन ये देखा गया कि फिर भी उनको कोरोना हुआ। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ, ऐसा संभव है। दोनों डोज लगने के बाद एक कारण इसका ये हो सकता है कोरोना होने का कि जब दोनों डोज लगते हैं उसके भी 15 से 20 दिन बाद हमारी एंटीबॉडी का स्तर उतना पहुंचता है जो बीमारी को रोक सके। तो अगर हम पहले एक्सपोज हुए हैं तो इस दौरान हमें कोविड हो सकता है। दूसरा, अगर किसी को दोनों डोज लगे भी 1 महीना या उससे ऊपर हो चुका है तो उसका एंटीबॉडी का स्तर तो पहुंच जाएगा, पर फिर भी कुछ संभावना रहती है कि उसे कोविड हो जाए। परंतु इसमें यह होता है कि अगर कोविड हो भी गया तो उसकी सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी उस आदमी को हो सकती है जिसे वैक्सीन नहीं लगे हैं। ठीक है। तो वैक्सीन डेफिनेटली अगर 100% ना भी रोके तो उसकी सीवियरिटी को तो जरूर कम करेगा। रेगुलर मेडिसिन वाले पेशेंट का जिक्र मैंने किया था डॉक्टर, बीपी और शुगर और थायराइड, ये कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डेली मेडिसिन पे रखना होता है। तो क्या वैक्सीन लगाने से पहले इनको अपनी बीमारी को चेक करना है कि बीपी बढ़ा है कि नहीं, थायराइड बढ़ा है कि नहीं, शुगर बढ़ा है या नहीं, इन चीजों को देखने के बाद लगवाना चाहिए? नहीं, इसमें ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि इन चीजों को चेक करना आवश्यक है, परंतु इन चीजों का रेगुलर चेकअप आपको वैसे भी कराना चाहिए। बीपी और शुगर कंट्रोल में रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। जी, इसके अलावा एक अल्कोहल वाला पॉइंट भी है जो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद डेली अल्कोहल लेते हैं या पान गुटखा और इस तरीके के सिगरेट की जो चीजें हैं वो लेते हैं। तो क्या वैक्सीन लगाने के बाद इनके लिए कोई गाइडलाइन है कि इन्हें ये चीजें नहीं लेनी चाहिए? नहीं, इसमें कोई गाइडलाइन तो नहीं है, पर ऐसा इसमें बताया गया है कि 1-2 दिन पहले और कम से कम 2-3 दिन बाद तक इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा वैक्सीन पर मैं चर्चा करूं आपसे डॉक्टर सर्वेश, तो क्या प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनके लिए भी कोई गाइडलाइन है कि प्रेगनेंसी में ये नहीं लगनी है वैक्सीन? जी, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अभी तक कोई आधिकारिक गाइडलाइन इसमें नहीं आई है। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अभी ये सेफ है या नहीं है, इस पर रिसर्च चल रहा है। हालांकि ये बहुत सारी कंट्रीज में लगना चालू हो गया है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, पर हमारे यहाँ अभी भी रिसर्च का विषय है। जल्दी इस पे कोई सूचना आएगी तो हम उसके लिए अलाउ कर पाएंगे। जी, एक भ्रांति ये भी थी कि इसको लगवाने से आगे चलकर जो फर्टिलिटी है उसमें प्रॉब्लम होगी, या जो फीडिंग कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी। तो क्या ये केवल मिथ ही है या इसको जबरदस्ती एक भ्रांति फैलाने की कोशिश है? हाँ, इन बातों का कोई आधार नहीं है। जैसे कि इनफर्टिलिटी की जो बात है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन किसी भी मरीज में सामने नहीं आई है। ये सिर्फ इंटरनेट पे फैलाया गया एक मिथ है। और दूसरा, जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनके लिए भी ये टीकाकरण बिल्कुल सेफ है। जो कुछ दिन पहले लेटेस्ट गाइडलाइन आई है उसमें ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को अलाउ कर दिया गया है। डॉक्टर साहब, ये तो अच्छी बात है कि वैक्सीन के बाद में कोरोना ना हो, लेकिन जिनको कोरोना हो चुका है अभी दूसरी लहर में, जिन्होंने कोरोना से फाइट की, उनके लिए क्या गाइडलाइन है कि उन्हें कब सही तरीके से जाकर अपना वैक्सीन लगवानी चाहिए? उसके लिए भी अभी रिसेंटली ही गाइडलाइंस आई है। उसमें ऐसा बताया गया है कि जिसको कोरोना हो चुका है वो ठीक होने के 3 महीने बाद वैक्सीन ले सकता है। क्योंकि 3 महीने तक हमारी एंटीबॉडीज जो होती है बीमार होने के बाद बनी रहती है, तो 3 महीने बाद हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। 3 महीने के बाद लगवा सकते हैं, ठीक है जी, ठीक होने के 3 महीने बाद। हाँ, ठीक होने के, यानी कि जब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है आपकी उसके 3 महीने के बाद। जी बिल्कुल। पहला डोज लग चुका है डॉक्टर साहब और उसके बाद कोविड पॉजिटिव अगर मरीज हो गया है, दूसरा डोज चूंकि 1 महीने के बाद वाली स्थिति आती है, फिर वहां पर क्या होगा? अगर किसी को पहला डोज लग गया है और वो पॉजिटिव हो जाता है तो भी सेम ही गाइडलाइन वर्क करेगी। उसको भी ठीक होने के 3 महीने बाद अगला शॉट लेना है, सेकंड। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद में किसी तरीके से स्किन से जुड़ी एलर्जी या कुछ ऐसी गंभीरता हो सकती है? ऐसा कोई केस अब तक आपने नोटिस किया? नहीं, अभी तक कोई सीवियर एलर्जी का केस हमारे पास नहीं आया है। हालांकि कोई माइनर रिएक्शन लोगों को हो सकते हैं लोकल साइट पे, परंतु अगर किसी मरीज को पहले से किसी और दवाई से सीवियर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं या एलर्जी है कोई सीवियर, तो उसे अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। कुछ घरों में ये भी देखा जा रहा है डॉक्टर साहब, चाहे मैं अपने घर की बात करूं या सामान्य घरों में, वो ये देखा जा रहा है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, उनका कहना है कि हम तो घर से बाहर जाते नहीं, हम किसी के कांटेक्ट में भी नहीं आते हैं, तो हमें नहीं लगवानी है वैक्सीन, और उनको बड़ा समझाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या किया जाए?
ऐसे में देखिए, उनको वैक्सीन लगाना उतना ही आवश्यक है जितना और किसी आदमी को लगवाना, जो बाहर जाता हो उसे लगवाना। क्योंकि जो यंग लोग होते हैं घर में, वो ज़्यादा बाहर जाते हैं, परंतु हो सकता है अगर उन्होंने वैक्सीन लगा भी ली हो तो भी वो एक कैरियर की तरह एक्ट कर सकते हैं, वो वायरस को अपने साथ घर में ला सकते हैं। तो जो बुजुर्ग हैं, जो भले ही घर के बाहर ना जा रहे हो, पर उनके इन्फेक्ट होने के चांसेस पूरे रहते हैं, तो उन्हें भी वैक्सीन लेना ही चाहिए। वैक्सीन लगाने के बाद में डॉक्टर साहब अभी ये भी देखा गया कि जिस समय पर दूसरी लहर आई, जिस समय पर ट्रीटमेंट चल रहा था, प्लाज्मा डोनेट की बात बहुत ज्यादा सामने आई, रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा हुई, लोगों को ब्लड की भी जरूरत पड़ी। ऐसे में जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं या जिनका एक बार वैक्सीन लग चुका है, इनके बारे में क्या गाइडलाइन है? क्या वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या अगर नहीं कर सकते तो फिर दोबारा कब कर पाएंगे? जी, जिसको कोविड हो चुका है और वो रिकवर हो चुका है, नेगेटिव आ चुका है कोविड होने के 15 दिन बाद, उसके बाद वो आफ्टर 14 डेज ऑफ रिकवरी डोनेट कर सकता है प्लाज्मा या ब्लड। और सेम अप्लाई होता है वैक्सीन लेने के बाद भी। अगर किसी ने वैक्सीन के दोनों शॉट ले लिए तो दोनों शॉट लेने के 15 दिन बाद वो ब्लड डोनेट कर सकता है या प्लाज्मा दे सकता है। मतलब ब्लड डोनेशन से पहले एक बार उसको वापस चेक कराना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव तो नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है इसके लिए। डॉक्टर साहब, इसमें एक ये भी चीज देखी गई, एक चीज ये भी देखी गई कि जो कोरोना से संक्रमित हुए उनको दोबारा रिपोर्ट चेक कराने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो क्या ये समझा जाए कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड है जिसके बाद में कोरोना का जो वायरस है वो खत्म हो जाता है? हाँ, इसमें कहा जा सकता है कि 12 से 15 दिन का समय होता है जिसमें कोरोना का वायरस खत्म हो जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव हुए हैं तो आपको रिपीट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ट्रीटमेंट पूरा ले लिया है, सिम्टोमेटिकली आप ठीक हो चुके हैं, कोई सिम्टम्स नहीं है हमें, तो रिपीट टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं। 15 दिन बाद आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही माने जाएंगे। बिल्कुल। और इससे जुड़ी एक और जो भ्रांति अभी चल रही है डॉक्टर साहब, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। उनका वो ये है कि यंग जो गर्ल्स हैं उनको ये कहना है कि पीरियड्स के दौरान में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्या ये सच है? ये भी इंटरनेट पे फैलाया गया एक मिथ ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड्स के दौरान आप बिल्कुल सेफली ले सकते हैं, कोई रिएक्शन इसमें नहीं देखा गया है। आपको लगता है कि 2 बार जिनका वैक्सीन लग चुका है, क्या उनको भी तमाम बातों को वैसे ही ध्यान में रखना है जैसे कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, यानी कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन? जी हाँ, गाइडलाइन का पालन तो उन्हें भी उतना ही करना है जिसे वैक्सीन नहीं लगा हो, क्योंकि इसमें ऐसा रिस्क तो रहता ही है कि आपको कोविड हो सकता है, और आपको नहीं भी हो सकता तो आप एज ए कैरियर एक्ट कर सकते हैं और अपने घर वालों को, अपने परिजनों को दे सकते हैं। ये रिस्क भी रहता है, इसलिए आपकी और अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए हमें सारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब 45 से ऊपर वालों को लगा, पहले 60 से ऊपर, 45 से ऊपर, अब हम ये देख रहे हैं कि 18 प्लस के लोगों को भी लग रहा है, यानी कि युवाओं को भी वैक्सीन लग रही है। लेकिन कई बार माता पिता का ये भी कहना है कि चूंकि ये वैक्सीन अभी बच्चों के लिए नहीं बनी थी, तो 18 प्लस के जो यंग हैं उनको अगर वैक्सीन लगाया जाता है तो क्या इसका आगे चलकर उन्हें कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सारी रिसर्च और सारे सेफ्टी मेजर्स को देखने के बाद ही ये अलाउ किया गया है 18 प्लस में भी, और सभी एज ग्रुप के लिए बिल्कुल सेफ है। वैक्सीन लगने के बाद एक चीज ये भी सामने आई थी कि ये जो है वो खून को गाढ़ा करती है, ब्लड क्लॉट बन रहे हैं, आगे चलकर खून का थक्का जमने की वजह से भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। क्या ये सच है डॉक्टर साहब? इस तरह के रिएक्शन हमें तो देखने को नहीं मिले हैं। पहले जरूर सुनने में आया था कि विदेशों में कहीं कहीं ये इस तरह के किस्से हुए हैं, परंतु हमारे देश में ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है जिसमें किसी को क्लॉट बने हो या ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो या हार्ट अटैक हो गया हो वैक्सीन लगने के बाद। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ऐसा। बहुत से लोग अभी भी हैं कि तमाम जागरूकता के अभियान चलाने के बाद, सोशल मीडिया के बावजूद वो नहीं मानना चाहते कि वैक्सीन सेफ है। ऐसे लोगों के लिए जागरूकता के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे इस बीमारी की गंभीरता को? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या वापस से बोल सकती है सवाल? बिल्कुल, मैं ये पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब कि इतनी जागरूकता फैलाने के बाद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, उनके लिए जागरूकता के लिए क्या कहेंगे आप? जी, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा और समस्त जनता के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग वैक्सीन को जरूर लगवाओ। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे पास और बहुत ज़्यादा उपाय नहीं है।
इस महामारी को रोकने के लिए वैक्सीन ही एक उपाय है। और जब तक पूरे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा तब तक इस चेन को ब्रेक नहीं किया जा पाएगा। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन अगर खुलता है तो वापस से पुराने जैसे हालत बनने की संभावना रहती है। तो सिर्फ आप अपने आप को ही खतरे में नहीं डालोगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स सभी लोगों को खतरे में डालोगे। तो अपनी और बाकी लोगों की भी सुरक्षा के लिए और देश हित में आपको वैक्सीन लगवाना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफी जानकारी और काफी भ्रांतियों को दूर किया आपने डॉक्टर सर्वेश।